चुनावी मौसम में नेताओं का बयानबाजी करना, अनाप-शनाप बयानबाजी करना, उसके बाद विपक्ष का हमलावर होने के बाद तुरंत बयान से पलटी मारना आम बात हो गई है। 3 दिन पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई थी। बीजेपी ने महागठबंधन के संस्कार पे सवाल उठा दिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत आज मीडिया से बातचीत में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन मेरे बयान को तोड़-मड़ोड़ कर पेश किया गया है। ये आम बात नेताओं के लिए हो गई है। कुछ दिन पहले मीसा भारती ने भी बीजेपी को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था, और जब बीजेपी हमलावर हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। ये नेताओं के लिए बहुत ही आम बात हो गई है। कुछ भी बोलने के बाद अपने बयान से तुरंत ही पलटी मार जाते हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। आज उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी का पूजन अर्चन किया और चुनरी चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने शिप्रा नदी में स्नान भी किया। दरअसल कुछ दिन पूर्व उज्जैन के सांसद उम्मीदवार महेश परमार ने आरोप लगाया था कि शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है और शिप्रा नदी प्रदूषित हो रही है, स्नान के लायक नहीं है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने स्वयं शिप्रा नदी में स्नान कर लोगों में आस्था और विश्वास कायम करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है विश्व प्रसिद्ध शिप्रा में लाखों लोग स्नान करते हैं, तो उनकी आस्था को किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को शुचिता की राजनीति करनी चाहिए, ना कि लोगों की आस्था से जुड़े हुए विषयों की राजनीति करनी चाहिए। अब देखना है लोग किस तरह से मुख्यमंत्री की बात को लेकर के और स्नान का लाभ लेते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, उज्जैन। मछली शहर सुरक्षित सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अपने पिता सपा विधायक तूफानी सरोज के साथ प्रिया सरोज जो है नामांकन करने के लिए जौनपुर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां नामांकन करने के बाद वो जाने लगी तो सपा समर्थकों द्वारा नामांकन स्थल पर ही जम करके नारेबाजी गई। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं किस तरह से सपा समर्थक जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के सपा विधायक तूफानी सरोज और पुलिस के बीच बहस भी हुई। सपा विधायक तूफानी सरोज ने आरोप लगाया कि पुलिस जो है लापरवाही कर रही है, सही से ड्यूटी नहीं कर रही है। हम तो महज अपने प्रस्तावकों के साथ ही अंदर दाखिल हुए थे, हमारे समर्थक अंदर कैसे आए इसकी जवाबदारी पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस सही से तैनात रहती तो समर्थक हमारे बैरिकेडिंग डाक करके अंदर नहीं आ पाते। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ब्रिजेश कुमार का कहना है कि पुलिस किसी भी तरह से ड्यूटी में लापरवाही नहीं कर रही है, पुलिस जो है सही जगह अपनी ड्यूटी कर रही है। सपा समर्थकों को जो है सपा विधायक और प्रत्याशी के द्वारा जो है अंदर बुलाया गया था, जिसके बाद लोगों ने जम करके नारेबाजी की है। पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए राजन शाह। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्हें पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ एक फ्लैक्स लगाने के मामले को लेकर पंचकुला कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किया था, उस मामले में आज उनके वकील पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका लेकर प्रस्तुत हुए, जिसको सुनने से पहले हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन दोबारा उनके वकील के आग्रह पर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि अगर 7 मई से पहले दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो वह 7 तारीख को दोबारा इस मामले में सुनवाई कर सकती है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जहां से हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और दिव्यांशु बुद्धि राजा को मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते 2018 में बेरोजगारी को लेकर एक फ्लैक्स लगाने को लेकर केस दर्ज है, और इस मामले में कई बार पंचकुला कोर्ट द्वारा सम्मन किए जाने के बावजूद उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होने को लेकर पंचकुला कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की सरगर्मियां हैं, इसको लेकर इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचाव के लिए दिव्यांशु बुद्धि राजा के वकील आज हाई कोर्ट से राहत मांगने गए थे, और इसको लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें 7 तारीख तक का मौका दिया है कि अगर 7 मई से पहले वह पंचकुला कोर्ट में सरेंडर करते हैं तो 7 मई को दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखने वाली बात है कि 7 मई से पहले दिव्यांशु बुद्धि राजा पंचकुला कोर्ट में कब सरेंडर करते हैं और आने वाले 7 मई को हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रही। छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट पर उन्होंने एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रियंका गांधी को कोरबा इसलिए ले गई थी सभा कराने क्योंकि कोरबा से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, वो भी एक महिला है, डॉक्टर ज्योत्सना महंत, जो वर्तमान सांसद भी हैं कोरबा से, और कांग्रेस ने उन्हें दोबारा वहाँ से टिकट दिया है उनके पक्ष में प्रचार करने। आज प्रियंका गांधी कोरबा पहुँची थी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान जमकर हमला बोला है बीजेपी पे, और कोरबा के भाषण पर, चूँकि कोरबा जो क्षेत्र है वो अंबिकापुर से लगा हुआ है, सरगुजा से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए बार बार आंदोलनों का जिक्र प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान किया और लोगों को उकसाया, प्रेरित किया कि वो भी आंदोलन की राह पर निकले, क्योंकि हसदेव का एक बड़ा मामला इस वक्त अंबिकापुर में चल रहा है। हसदेव का जो जंगल है उसकी कटाई हो रही है और लोग वहाँ उसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर वहाँ पर बार बार प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों को हसदेव के जिक्र करते हुए आंदोलन की बात कही, और इससे ये भी साबित होता है कि कोरबा संसदीय सीट के बहाने प्रियंका गांधी उस पूरे आसपास की जितनी भी सीटें हैं लोकसभा की, उनको साधने की कोशिश भी आज करती नजर आई। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि प्रियंका की जो सभा है इसके दूरगामी परिणाम कांग्रेस को मिलेंगे। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीट यानी वाराणसी संसदीय क्षेत्र, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रत्याशी हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी बनाकर एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी टक्कर लेने के लिए पूरे देश भर से लोग यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अभी किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद तेलंगाना के डी कोल्ली शेट्टी शिव कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अभी इन दोनों नामों पर चर्चा चल ही रही थी कि अब मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी टक्कर लेने की घोषणा कर दी है। श्याम रंगीला काफी चर्चित हुए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी, तो अब मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेंगे उनके संसदीय क्षेत्र में। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी टक्कर लेने का क्रेज देखा जा रहा है। इससे पहले अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग 119 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें जांच पड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में पर्चे खारिज किए गए थे और कुल 88 लोगों के नामांकन निरस्त हो गए थे। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुल 26 प्रत्याशियों ने टक्कर ली थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि वाराणसी में 7 से 14 मई के बीच में होने वाले नामांकन में कितने पर्चे दाखिल होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने लोग यहाँ टक्कर लेते हैं। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अशोभनीय शब्द का प्रयोग किया है। मीसा भारती ने बिहटा में आयोजित महागठबंधन की एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि बूढ़े मोदी एक बार फिर से जनता से मौका मांग रहे हैं। अब वो 75 साल के हो गए हैं, जनता ने उन्हें 2 बार मौका दिया, बावजूद इसके युवाओं और आम लोगों की समस्या जस के तस बनी हुई है। यहाँ तक कि अग्निवीर जैसी योजना चलाकर युवाओं को 4 साल में बेरोजगार करने का एक नया तरीका मोदी सरकार ने ढूंढ लिया। लेकिन अब युवा और जनता दोनों जाग गई है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। बहरहाल उनके इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी दोनों हमलावर है। दोनों पार्टियों ने साफ तौर पे कहा है कि समय समय पर ये लोग ऐसे बयान देकर अपनी राजनीतिक कुसंस्कार का परिचय देते रहे हैं, जो आने वाले समय में इनके लिए घातक साबित होगा। पटना से सहयोगी आशुतोष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए माधुरी।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा। हाजीपुर वो लोकसभा क्षेत्र जहां से उनके पिता रामविलास पासवान लगातार जीत दर्ज करते रहे, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करते रहे और उनके निधन के बाद चिराग पासवान इस बार नामांकन उन्होंने भरा और जनता से जीत की अपील की। चिराग पासवान ने शुरुआत पूजा पाठ से की और पूजा पाठ करने के बाद रोड शो के जरिए चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे और रोड शो के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। नामांकन करने के बाद जनसभा करने पहुंचे चिराग पासवान और भारी भीड़ यहां पर जुटी, बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी और इस भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। चिराग पासवान की एक झलक पाने के लिए तमाम समर्थक बेताब दिखे। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जीतन राम मांझी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, शाहनवाज हुसैन समेत तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। और चिराग पासवान ने यहां जब जनसभा को संबोधित किया तो इस दौरान भी वो भावुक हो गए और अपने पिता को याद करते हुए कहा कि कल तक रामविलास पासवान, उनके पिता, यहाँ से चुनाव लड़ते थे और आप उन्हें जिताते थे। आज मैं आपके बीच आया हूँ आपका समर्थन मांगने और आप हमें समर्थन दीजिए। इस दौरान पीएम मोदी के कार्यों को भी उन्होंने गिनाया, साथ ही विपक्ष पर भी करारा वार किया। हाजीपुर की जनता क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को उसी तरह से प्यार देती है जिस तरह से रामविलास पासवान को प्यार देती रही, और क्या रिकॉर्ड मतों से चिराग पासवान जीत दर्ज करते हैं, ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, हाजीपुर। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसके बाद सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसे में आज यूबीटी शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया गया, वो भी उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के लिए। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उनको टक्कर देने के लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की तरफ से रविंद्र वायकर को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में इस बार शिवसेना की जो लड़ाई है वो शिवसेना बनाम शिवसेना की नजर आ रही है। इसके साथ ही अमोल कीर्तिकर ने कहा है कि मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत पक्की है। वहीं अगर हम उत्तर लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को मौका दिया है और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पीयूष गोयल को मौका दिया है, जो कि केंद्रीय मंत्री है। वहीं अगर हम अमोल कीर्तिकर की बात करें तो अमोल कीर्तिकर ने कहा है कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से 36 सीट महाविकास अघाड़ी के खाते में आएगी और जिस तरीके से बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को लताड़ने की कोशिश की थी उसका जवाब उनको जनता देगी। लेकिन ये देखना होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपना नामांकन हाजीपुर लोकसभा सीट से किया है। हाजीपुर लोकसभा सीट उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट रही है और इसी सीट को लेकर उनके और उनके चाचा के बीच में अनबन भी हुई थी। हालांकि एनडीए ने ये सीट चिराग पासवान को दिया और चिराग पासवान ने आज उस सीट से नामांकन किया। नामांकन करने जाने से पहले चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ अपने पिता के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। नामांकन करने जाने से पहले जब वो घर से निकल रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शगुन दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया। नामांकन करने के बाद हाजीपुर में एक जनसभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए वो काफ़ी आज भावुक दिखे और उन्होंने कहा कि आज उनके लिए एक आज खास भावुक पल है। आज वो अपने पिताजी यानी कि रामविलास पासवान को काफ़ी याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब भी वो नामांकन करने के लिए जाते थे तो उनका हाथ उनके पिता पकड़ कर ले जाते थे, लेकिन आज वो साथ रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके साथ है। और साथ ही उन्होंने हाजीपुर की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि जिस तरीके से उन लोगों ने अपना आशीर्वाद पूर्व सांसद और स्वर्गीय रामविलास पासवान पे बनाया था, उसी तरीके से हाजीपुर की जनता अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जो है चिराग पासवान को देती रहे। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में हो रहे चुनावों को देखने की, उसको जानने की उत्सुकता विदेशों में भी होती है। इसलिए विदेशी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भोपाल पहुंचा। 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस
पूरे प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इन 6 देशों में श्रीलंका, वियतनाम, मॉरिशस, युगांडा, इजराइल जैसे देश भी शामिल थे। इन देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी भोपाल में आज भ्रमण किया और ये जानने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनावों का प्रबंधन करती है, किस तरह से चुनाव को मैनेज करती है, किस तरह से चुनाव प्रचार करती है, किस तरह से लोगों के बीच जाके वो लोगों से वोट मांगते हैं, लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में किस तरह से राजनीतिक दलों की भागीदारी रहती है, इसका पूरा अध्ययन किया। उन्होंने बारीकी से इसको जानने की कोशिश की। तमाम सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक भी हुई और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी वो मिले। आज जेपी नड्डा की एक सभा में पहुंचकर उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि किस तरह से प्रचार अभियान होता है, लोगों के बीच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नेता किस तरह से पहुंच के वोट मांगते हैं। यानी लोकतंत्र की एक पूरी प्रक्रिया जो होती है भारत में, आम लोकसभा चुनाव जो होते हैं वो किस तरह से प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, इसको जानने की कोशिश, इसका अध्ययन करने की कोशिश इन विदेशी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने की। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर भारत एक्सप्रेस की खबर पे मोहर लगती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कल अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी के हैसियत से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र की खरीदारी हो गई है। भारत एक्सप्रेस पहले ही बताया था कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तरह तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे थे, लगातार उन पर राजनीतिक हमले भी होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा से आरोप लगाते रहे कि अमेठी की जनता नकार दी है, इसलिए वो वायनाड चले गए हैं। जब चर्चा हुई, भारत एक्सप्रेस ने खबर दिखाया कि राहुल गांधी वायनाड से अमेठी आएंगे, तो फिर एक बार उन पर टिक्का टिप्पणी हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि वायनाड में उनको हार का डर सता रहा है, इसलिए अमेठी आ रहे हैं। अमेठी और रायबरेली दोनों गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों पटखनी खा चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि फिर एक बार वो अपना गढ़ और किला वापस ले लेंगे। हालांकि रायबरेली पर प्रियंका गांधी की लड़ने की चर्चा जरूर है और जो चर्चा है वो चर्चा सही होती है या गलत होती है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से ताल ठोकेंगी। सहयोगी शहनवाज के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। 2 दिन के चुनावी दौरे पर गुजरात आए प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के आणंद में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे जिस संविधान को लेकर पूरे देश में नाच रहे हैं वो यह बताएं कि उनकी सरकार ने पूरे देश में एक संविधान क्यों लागू नहीं होने दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्होंने कश्मीर में 370 को खत्म किया और आज कश्मीर में शान से तिरंगा फहरा रहा है। कांग्रेस की सरकारें पाकिस्तान को आतंकियों के मामले में डोजियर दिया करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तानियों को या आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारती है। देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, जबकि आज देश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान के नेता इस बात की दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे प्रधानमंत्री बने और यह बात चिन्हित करती है कि पाकिस्तान और कांग्रेस की मिलीभगत है, लेकिन उनकी सरकार आतंकियों के मामले में कोई समझौता नहीं करती। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आणंद में आज पाकिस्तान और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।